हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं वो है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। दोस्तों, ये स्टॉक केमिकल सेक्टर को बिलोंग करता है और एक मिड कैप स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं और जिन्होंने हमारा चैनल पहली बार विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत में नज़र डाल लेते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स पर भी। अगर हम इनके मार्केट कैप पे नज़र डालें तो ये निकल के आता है 10,199 का, तो तकरीबन 10,200 करोड़ की ये एक मिड कैप कंपनी है। अगर इसके हम करंट प्राइस पे नज़र डालें तो इनका करंट मार्केट प्राइस निकल के आता है तकरीबन 748 का दोस्तों। अगर इनके हम 52 वीक हाई एंड लोज में नज़र डालें तो इन्होंने हाई बनाया था तकरीबन 825 का और इन्होंने एक लो बनाया था 267 का। जहाँ तक इनके बुक वैल्यू की बात है दोस्तों तो ये निकल के आता है 115.25 का, तो ये तकरीबन अपने बुक वैल्यू से 7 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। अगर इसके हम पी पे नज़र डालें दोस्तों तो ये निकल के आता है 17.63 का। डिविडेंड ये देते हैं 0.60% का, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन सेक्टर के कंपेयर में ठीक ठाक नज़र आता है। जहाँ तक इनके आर पे नज़र डालें दोस्तों तो काफ़ी बढ़िया आर नज़र आ रहा है इनका 37.69 का। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी में भी नज़र डालें दोस्तों तो ये भी काफ़ी बढ़िया निकल के आता है विथ 46.57 का। अगर इनके पिछले 3 सालों की ग्रोथ में नज़र डालें दोस्तों तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है विथ 45.59% के ग्रोथ सेल्स ग्रोथ इन्होंने दिखाए हैं। कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टेड है दोस्तों। और अगर इनके हम फेस वैल्यू में बात करें तो इनका फेस वैल्यू निकल के आता है 2 का। चलिए दोस्तों, इसी के साथ कंपनी के कुछ हाइलाइट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस में नज़र डालें तो आने वाले कुछ फ्यूचर के क्वार्टर्स में भी इनके अच्छे रिजल्ट्स दिखाने की पूरी आशंकाएं, पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। जहां तक बात करें कंपनी की सीएजीआर की दोस्तों तो इन्हें पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़िया सीएजीआर इन्वेस्टर्स को बना के दी हैं। जहां तक बात करें इनके पिछले 5 सालों के सीएजीआर की दोस्तों तो तकरीबन तकरीबन इन्होंने 63.32 के सीएजीआर पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी दोस्तों पिछले 3 सालों में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इन्होंने 27.88 के तकरीबन 28% के इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों में दर्शाए हैं। और दोस्तों, जो नोट करने वाली बात है कि इन्होंने डेटर डेज में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। इन्होंने 73.87 से तकरीबन 74 डेज से इसे घटा के 52.87 कर दिया है। इसके बारे में हम आगे आने वाले भाग में भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। डेटर डेज वो होता है दोस्तों जहां पर कंपनी कोई भी प्रोडक्ट अपने क्लाइंट या कंज्यूमर को देती है तो कितने दिनों में उसका पेमेंट कंपनी को मिल जाता है, उसे हम डेटर डेज करते हैं। तो जितने जल्दी आपको पैसा मिलेगा उतना ही कंपनी के लिए बेहतर रहता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम इनके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों, जहां तक इनके क्वार्टरली सेल्स फिगर में अगर हम नज़र डालें तो ये मार्च क्वार्टर में नज़र आ रहे हैं 1056 के, जो कि जून क्वार्टर में थोड़ी सी इसमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है विथ 674 का। जहां तक एक्सपेंसेस की बात करें तो यहां पर भी एक रिलेटिवली डिक्लाइन ही नज़र आ रहा है। 793 था मार्च क्वार्टर में, जो घट के जून क्वार्टर में हो गया है 493 का, काफ़ी अच्छी बात है। जहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो मार्च क्वार्टर में ये था 262 का, जो कि जून क्वार्टर में घट के हो गया है 182। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लेकिन अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर इन्होंने बढ़ोतरी दिखाई है 25% से ये बढ़ के हो गए हैं 27% का, तो 2% का इसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, सेल्स में गिरावट हुई है लेकिन साथ ही साथ इनके एक्सपेंसेस में भी गिरावट हुई है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक अच्छी खासी 2% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। जहाँ तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है 201 से ये घट के हो गए हैं 133 के। अगर हम नेट प्रॉफिट पे नज़र डालें तो नेट प्रॉफिट में भी एक भारी भरकम गिरावट देखी जा सकती है। मार्च क्वार्टर में ये थे 172 के, जो कि जून क्वार्टर में घटकर हो गए 99 के। ईपीएस अर्निंग पर शेयर में दोस्तों काफ़ी बड़ी गिरावट देखी जा सकती है, 12.63 से घट के हो गए हैं 7.25 के। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट में, अर्निंग पर शेयर में और सेल्स में गिरावट देखी जा सकती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इतने बढ़िया नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए नज़र डाल लेते हैं इनके ईयरली रिजल्ट्स कैसे शो करते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके हम ईयरली सेल्स फिगर में नज़र डालें तो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स के कंपेयर में। 2019 में इन्होंने सेल्स किए थे तकरीबन 2700 के, जबकि 2020 में ये बढ़ के हो गए हैं तकरीबन 4230 के। तो इन्होंने 2020 में आकर काफ़ी अच्छे सेल्स फिगर दिखाए हैं। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस 2019 में इन्होंने दिखाए थे 2279 के, जो कि 2020 में बढ़ गए हैं, हो गए हैं 3195। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो इसमें भी काफ़ी बढ़िया इजाफा दिखाई दे रहा है, 421 से ये बढ़ के हो गया है 1035 का।
दोस्तों ये बढ़ोतरी जारी रह रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ये इफेक्ट काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। 16% से बढ़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गए हैं 24% के, तकरीबन 8% की इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर नज़र डालें दोस्तों तो 268 से एक भया अच्छा जंप इन्होंने दिखाया है, एक ज़बरदस्त जंप इन्होंने दिखाया है, 806 का जंप दिखाया है। नेट प्रॉफिट में नज़र डालें दोस्तों तो तकरीबन 5 टाइम से भी ज़्यादा इन्होंने नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखाई है। 174 से ये बढ़ के हो गए हैं 611 के। दोस्तों काफ़ी बढ़िया जंप इन्होंने नेट प्रॉफिट में ईयरली फिगर्स में दिखा रहे हैं। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो 12.73% से दोस्तों एक ज़बरदस्त उछाल दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर में 44.80 का ज़बरदस्त एक इन्होंने इंक्रीज दिखाया अर्निंग पर शेयर में। तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स के कंपेयर में ईयरली रिजल्ट्स काफ़ी एनकरेजिंग नज़र आ रहे हैं। चलिए दोस्तों इसके साथ हम नज़र डाल लेते हैं इनके कुछ ग्रोथ फैक्टर्स पर भी। तो अगर दोस्तों इनके हम सेल्स ग्रोथ पर नज़र डालें तो सेल्स ग्रोथ इनके 5 सालों में नज़र आ रहे हैं 26.09 के, 3 सालों में नज़र आ रहे हैं 45.59 के, और पिछले एक साल में नज़र आ रहे हैं 17.23 के। तो इन्होंने सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे दिखाए हैं पिछले कुछ सालों में। जहाँ तक बात करें इनके 5 सालों के प्रॉफिट ग्रोथ के दोस्तों तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया फिगर्स नज़र आ रहे हैं। पिछले एक साल में तकरीबन इन्होंने 101.85 यानी 102% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। अगर हम 3 सालों की बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने तकरीबन 136.56 के प्रॉफिट ग्रोथ दिखाए हैं, और ये प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने 5 सालों में दिखाए हैं तकरीबन 633.32% के। तो इनके प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। 10 साल के फिगर्स दोस्तों अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी को 10 साल लिस्टेड हुए नहीं हुए। अगर हम CAGR की बात करें दोस्तों तो काफ़ी बढ़िया CAGR यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक हम 1 साल की बात करें तो ये निकल के आ रहे हैं 171.43% के। काफ़ी बढ़िया CAGR इन्होंने पिछले साल में दिखाए हैं। जहाँ तक बात करें 3 सालों की तो 3 सालों में निकल के आ रहे हैं 61.24% के, 5 सालों में ये निकल के आ रहे हैं 64.89 के, और 10 सालों में ये बन गए हैं दोस्तों 45.46 के। तो काफ़ी बढ़िया इन्होंने CAGR भी इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। जहाँ तक बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की दोस्तों तो 5 सालों में ये निकल के आता है 23.78% के, 3 सालों में 27.88% के, और पिछले साल तकरीबन 46.57 के। तो सारे ही फैक्टर्स दोस्तों इनके काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। ग्रोथ फैक्टर्स इनके बहुत ही एनकरेजिंग नज़र आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए इसी के साथ हम नज़र डाल लेते हैं कि इनके ROCE, इन्वेंट्री टर्न्स और इनके डेब्टर डेज कैसे नज़र आते हैं। तो दोस्तों अगर हम इनके ROCE में नज़र डालें तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 2019 के फिगर्स में डालें तो ये निकल के आते हैं 17% के, जो कि 2020 में बढ़ के हो गए हैं 38% के। तो काफ़ी बढ़िया इन्होंने ROCE दिखाया है। अगर हिस्टोरिकली भी आप देखें तो इसमें एक स्टेडी ग्रोथ नज़र आ रही है। जहाँ तक आप 2016 की बात करें तो ये 14% के थे, 2017 में ये बढ़ के हो गए हैं 8% के, और 2018 में हो गए हैं 10% के। तो एक स्टेडी ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, 14% से 8%, फिर 10%, फिर 17%, और अब जाके 2020 में हो गए 38% के। तो ROCE में इनका काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया जा रहा है। जहाँ तक डेब्टर डेज की बात करें जो हमने वीडियो के पिछले भाग में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर इन्होंने इसको काफ़ी अच्छा घटाया है दोस्तों। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो ये 83 से बढ़ के हुए थे 2017 में 96 के, फिर इसमें इन्होंने डिक्लाइन लाया है 91 का, फिर इसमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई इन्होंने 78% के 2019 में, और इन्होंने 2020 में काफ़ी अच्छी गिरावट इसमें दिखाई है 53 डेज़ के। तो दोस्तों इन्होंने 78 से 53 में गिरावट ला दी है। इन्होंने तकरीबन 78 डेज़ का इनका डेब्टर डेज था 2019 में, जिसको गिराकर इन्होंने 2020 में कर दिया है 53 डेज़ का। काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। जहाँ तक बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर का दोस्तों तो यहाँ पर भी अच्छे फिगर्स नज़र आ रहे हैं इनके 4.90 6.40। तो जहाँ तक दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर की बात होती है, इसका मतलब ये होता है कि इनका जो इन्वेंट्री होता है ये कितने टाइम में इसको रीफिल करते रहते हैं साल में। तो तकरीबन 4.90 6.40 दर्शाता है कि हर 2-2.5 महीनों में ये लोग अपने इन्वेंट्री को फिल कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कंपनी को कितने बार अपना रीस्टॉक करना पड़ रहा है। अगर इन्वेंट्री डेज बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत जल्दी अपना इन्वेंट्री खत्म कर रही है, तो इनको कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। और इन्वेंट्री टर्नओवर अगर बहुत ज़्यादा कम हो दोस्तों तो इससे ये लगता है कि कंपनी के सेल्स ही नहीं हो रहे हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई इन्वेंट्री टर्नओवर की, डेब्टर डेज और ROCE की। चलिए नज़र डाल लेते हैं इनके कुछ की मैट्रिक्स पर भी।
तो दोस्तों अगर हम सेक्टर के पीई पे नजर डालें तो ये निकल के आता है 22.20 का, लेकिन कंपनी का पीई रेशो निकल के आता है 16.69 का। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि कंपनी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पर नहीं है सेक्टर के कंपैरिजन में। सेक्टर का पी निकल के आता है 22 का और इनका निकल के आता है 16.69 का। लेकिन अगर हम पीबी रेशो की बात करें तो यहाँ पर सेक्टर का निकल के आता है 2.03 का और कंपनी का निकल के आ रहा है 6.48 का। तो कंपनी आपको, जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में भी डिस्कस किया था, तो कंपनी अपने करंट वैल्यूएशंस में तकरीबन अपने पीबी रेशो के हिसाब से 7 टाइम्स अपने करंट वैल्यूएशन से ट्रेड कर रही है और ये इनके पीबी रेशो से भी पता चल रहा है। जहां तक बात करें इनके डिविडेंड यील्ड की दोस्तों, तो सेक्टर का निकल के आता है 1.81 का और ये दे रहे हैं 0.60 का। तो कंपनी आपको अपने करंट वैल्यूएशंस पे, थोड़े हाई वैल्यूएशंस पे ज़रूर ट्रेड कर रही है और इसके अभी इन्होंने एक अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको थोड़े हाई वैल्यूएशंस दिख रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि फ्यूचर में कंपनी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाएगी जहाँ पर आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए इसी के साथ हम इनके ज़रा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसके हम प्रोमोटर होल्डिंग में नज़र डालें तो काफ़ी बढ़िया एक मेजॉरिटी प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई दे रही है। 44.85 था इनका मार्च क्वार्टर 2019 में, जो कि जून क्वार्टर 2020 में बढ़ के हो गए हैं 45.69 की। तो ओवरऑल एक मेजॉरिटी प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने तकरीबन 15.25 का म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स दिखाई दे रही है मार्च क्वार्टर में, जो कि जून क्वार्टर में घट के हो गए हैं 12.74 का। तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में एक डिक्लाइन नजर आ रहा है, जहां तकरीबन 2.5% का। जहां तक बात करें डोमेस्टिक होल्डिंग्स की दोस्तों, तो यहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी अपनी होल्डिंग में कमी दिखाई है, तकरीबन 3% की। मार्च क्वार्टर में नजर आ रहे थे 16.18 के, जो कि घट के जून क्वार्टर में हो गए हैं 13.454 के। तो दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स ने भी डिक्लाइन दिखाया है और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स ने भी डिक्लाइन दिखाया। चलिए बात कर लेते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कैसा शेयर होल्डिंग दिखाया है। अगर हम फॉरेन शेयर होल्डर्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक आपको कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई दे रहा है सितंबर ऑनवर्ड्स। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कंपनी में भरोसा दिखाया और एक अच्छा ग्रोथ पैटर्न भी नजर आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा। बात कर लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन ठीक ठाक ही इनकी शेयर होल्डिंग नजर आ रही है। जून क्वार्टर में तकरीबन 29.28% की शेयर होल्डिंग रिटेलर्स द्वारा दिखाई जा रही है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग्स मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स बने हुए हैं। रिटेल ने भी काफ़ी अच्छा दिखाया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स और डोमेस्टिक होल्डिंग्स में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि कंपनी ने सेंसेक्स के साथ हिस्टोरिकली आखिर परफॉर्म कैसा किया है। तो दोस्तों अगर हम इनके सेंसेक्स के साथ कंपैरिजन चार्ट पे नज़र डालें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका चार्ट नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पर वन डे के अलावा बाकी सारे चार्ट इनके ग्रीन ही नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक आप बात करें 1 वीक की, 1 मंथ के, 3 मंथ्स के, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न्स 15%, 21% और 47.77% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। जहाँ तक बात करें इनके 6 मंथ्स की दोस्तों, तो यहाँ पर सेंसेक्स दिखा रहा है 3.06 के, जहाँ पर कंपनी आपको दिखा रही है 61.81 के। अगर हम 1 साल की बात करें तो सेंसेक्स ने आपको दिखाए हैं 5.38 के पॉजिटिव रिटर्न्स, लेकिन कंपनी आपको दे रही है 161.43 के पॉजिटिव रिटर्न्स। जहां तक बात करें हम 3 इयर्स की दोस्तों, तो सेंसेक्स ने आपको दिखाया 24.30 के रिटर्न्स, लेकिन कंपनी आपको दिखा रही है 313.58 के ज़बरदस्त रिटर्न्स। जहां तक बात करें 5 इयर्स की, तो यहां पर कंपनी ने आपको दिखाए हैं 1140.75 के ज़बरदस्त रिटर्न्स। और अगर आप 10 सालों की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी आपको दिखा रही है 4128.22 के पॉजिटिव मल्टी बैगर रिटर्न्स। तो हिस्टोरिकली भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और फ्यूचर में भी कंपनी के ऐसे ही रिटर्न्स दिखाने की आशंकाएं लग रही हैं, सिग्नल्स लग रहे हैं, इन्होंने अच्छे इंडिकेटर्स दिखाए हैं। लेकिन दोस्तों हिस्टोरिकल रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स का कोई गारंटी नहीं होता है। हमको लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी दौड़ चुका है और इसमें एक गिरावट देखी जा सकती है आने वाले टाइम पर, जहां पर एक करेक्ट बाइंग पोजीशंस बन सकती है। शॉर्ट टर्म में आप एंट्री ले सकते हैं और इसमें आप एक थोड़े मीडियम टर्म के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और जब ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे करेक्ट होता है, करेक्शन दिखाता है, तब आप उसमें एक नई पोजीशंस लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक कंपनी के 10 सालों के रिटर्न्स पर अगर नजर डालें तो इनका CAGR 10 साल का निकल के आता है 45.46 का। तो अगर इन्वेस्टर 1 लाख रुपीज़ लगा के 10 सालों के लिए कंपनी में छोड़ देता है तो इसको एक फाइनल अमाउंट मिलता है
42,40,683 का दोस्तों, और इनका इनिशियल अमाउंट में इंक्रीज होता है तकरीबन 41,40,683 का, जो कि आपको एक ओवरऑल रिटर्न बना के देता है 4140.68% का। तो 10 सालों में कंपनी ने दोस्तों इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के दिए हैं। ज़रूरत है तो आपका कंपनी में भरोसा दिखाने का और इसके साथ बने रहने का। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि 5 सालों में कंपनी ने कैसे रिटर्न्स बना के दिए हैं। जहां तक 5 सालों की बात करें तो कंपनी का CAGR निकल के आता है 64.89 का, और अगर इन्वेस्टर्स 1 लाख रुपए लगा के 5 सालों के लिए कंपनी में छोड़ देता है तो उसको टोटल अमाउंट मिलता है तकरीबन 12,18,910 का, जो कि उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज बनाता है तकरीबन 11,18,910 का, और ये एक ओवरऑल परसेंटेज बनता है दोस्तों 1,118.91% का। तो 5 सालों में दोस्तों और 10 सालों में कंपनी ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए हैं दोस्तों। ज़रूरत है सिर्फ पेशेंस की और कंपनी के साथ बने रहने की, और टाइम टू टाइम कंपनी को इवेल्यूएट करते रहने की, वॉच लिस्ट में रखने की, इनका प्राइस वैल्यू कैसा जा रहा है, करंट मार्केट प्राइस कैसा ट्रेड कर रहा है, कब गिरावट आ रही है, आपको कब एंट्री पोजीशंस बनानी है, और मिड टर्म में कैसे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये सारे वैल्यूएशंस पे आप ध्यान देते रहिए, आपको कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना के दे के जाने की आशाएं नज़र आती हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग इनके कुछ सपोर्ट लेवल्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों एक बार सपोर्ट लेवल जानने से पहले इनके प्राइस चार्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर हम इनके फ्राइडे के प्राइस चार्ट पे नज़र डालें तो इन्होंने एक लो बनाया था 745.10 का, और जहां तक इन्होंने हाई की बात करें दोस्तों तो तकरीबन 768 का हाई दिखाया था, और ये तकरीबन इन्होंने फ्राइडे के दिन में ही 1.85 का एक डाउनसाइड भी दिखाया था। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे, इनका एक बीटा नज़र आता है तकरीबन 1.11 का। ये काफ़ी हाई लगता है दोस्तों, और स्टॉक आपको वोलेटिलिटी दिखाता रहेगा जो आपको इनके फ्राइडे के चार्ट में भी नज़र आता है। ये चीज़ और एक मैग्नीफाई होकर नज़र आएगी अगर हम इनके 1 वीक के चार्ट पे नज़र डालें दोस्तों। अगर हम 1 वीक पे नज़र डालें तो इन्होंने एक लो बनाया था 654.10 का। आप इनके हाई पे नज़र डालिए दोस्तों 824.55 का। तो इन्होंने 1 वीक के ड्यूरेशन पर ही तकरीबन एक 12.03% का एक अपसाइड बनाया है। तो दोस्तों यहाँ से नज़र आता है कि कंपनी में काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है, और ये आपको एक अच्छे बाइंग लेवल्स देता रहेगा। 654 हमको एक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया एक एंट्री लेवल नज़र आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं इनके 1 मंथ के प्राइस चार्ट पर भी। 1 मंथ में भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया एक लेवल दिखाया था 567 का, और हाई इनका जारी है 824 का। आप इनके अपसाइड पर ध्यान दीजिए दोस्तों 21.53 का ये लोग 1 मंथ में ही आपको एक अप ट्रेंड दिखा चुके हैं। तो ये काफ़ी इनके वोलेटिलिटी को दिखाता है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड की। इनके प्राइस चार्ट में आपको एक वोलेटिलिटी नज़र आती रहेगी। जहां तक बात करें इनके 1 ईयर के चार्ट पर दोस्तों तो एक ज़बरदस्त 267 का इन्होंने एक लो बनाया था, और इनका हाई जारी है 824.55 के साथ। इनके अब रिटर्न पे नज़र डालिए दोस्तों, ये 171.43 का इन्होंने 1 साल में ही रिटर्न दे दिया है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, और इसमें एक वोलेटिलिटी भी नज़र आती रहती है। तो इसमें एंट्री पोजीशंस आपको एकदम करेक्ट वैल्यूएशंस पे ही बनाने पड़ेंगे। अगर आप हाई लेवल्स में एक एंट्री पोजीशन बना लेते हैं दोस्तों तो आपको वेट करना पड़ सकता है, या फिर आपका प्रॉफिट में थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा। प्रॉफिट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। तो सही टाइम के लिए वेट करिए, सही करेक्ट लेवल्स पे आप एंट्री पोजीशंस बनाइए, तो आप शॉर्ट टर्म पे या मिड टर्म पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम इनके सपोर्ट लेवल्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। आप कौन से पोजीशंस में एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं उसमें भी एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। अगर हम इनके पहले बाइंग लेवल पे नज़र डालें दोस्तों तो वो हमको नज़र आता है तकरीबन 739 का। यहाँ पर आप एक पहली पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा लेवल जो हमको नज़र आ रहा है दोस्तों 731 का है। लेकिन दोस्तों एक बात नोट करिए, ये सारे के सारे शॉर्ट या मिड टर्म के लेवल्स हैं, आप इन पे लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस अभी ना बनाएं। जहाँ तक हम तीसरे लेवल की बात करें तो वो हमको नज़र आ रहा है 708 का, और जो आखिरी लेवल नज़र आ रहा है 685 का। तो आप इन चारों लेवल्स पे नज़र बनाए रख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इनके कुछ टारगेट पोजीशंस की, जहाँ पर आप हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर हम पहला लेवल देखें दोस्तों तो यहाँ पर हमको नज़र आता है तकरीबन 762 का। यहाँ पर आप अपनी एक पहली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा लेवल जो हमको नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 777 का दोस्तों। यहाँ पर भी आप अपनी एक दूसरी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जो तीसरा लेवल हमको नज़र आ रहा है दोस्तों वो है 799 का दोस्तों। यहाँ पर भी आप अपनी एक थर्ड प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें फोर्थ एंड लास्ट टारगेट लेवल की दोस्तों तो वो नज़र आ रहा है तकरीबन
2 का, यहाँ पर आप अपनी एक आखिरी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं नियर टर्म के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों कंजर्वेटिव बायर के नज़रिए से, तो कंजर्वेटिव बायर के लिए हमको लगता है दोस्तों एक आपका 600 से 650 का जो ये रेंज है दोस्तों, यहाँ पर आप एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री पोजीशंस बना सकते हैं। दोस्तों जल्दबाजी ना करें, हमको लगता है कि आने वाले टाइम पर ये इन लेवल्स को टच कर सकता है, जहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री पोजीशंस बना सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप इसे एक बड़ा सा थम्स अप देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।